एवरीवन, वेलकम टू न्याय नेक्सस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफरेंट है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से। सबसे पहले क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वांटम मेरिट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो क्या होता है, पहले प्रॉमिसर और प्रॉमिसी जो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, जब प्रॉमिसर ऑफ़र करता है प्रॉमिसी एक्सेप्ट करता है और फिर एक्सेप्टेंस के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, अग्रीमेंट बनता है और जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले दोनों बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है और फिर परफॉर्मेंस होती है। इसमें क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पहले परफॉर्मेंस हो जाती है जिसकी वजह से एक को नुकसान होता है, उस नुकसान होने की वजह से एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता है टू फिल दैट नुकसान, टू फिल दैट कॉस्ट। तो अभी क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का जो रियल फाउंडर है वो लॉर्ड मैन्सफील्ड हैं। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। इन्होंने बोला था लॉ एज वेल एज जस्टिस शुड ट्राई टू प्रिवेंट द अनजस्ट इनरिचमेंट। अनजस्ट इनरिचमेंट क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सन। किसी एक को बहुत नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से दूसरे को बहुत प्रॉफिट हो रहा है और जो वो हो रहा है वो अनजस्ट है, वो जस्ट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट केस है मॉसेस वर्सेस मैकफार्लैन। इसमें क्या होता है, जैकब, मॉसेस एंड मैकफार्लैन तीन लोग होते हैं। जैकब जो होता है एक प्रॉमिसरी नोट इशू करता है मॉसेस को और मॉसेस उसको इंडोर्स्ड करता है इन द फेवर ऑफ मैकफार्लैन एक्सक्लूडिंग द रिटन अग्रीमेंट। कि रिटन अग्रीमेंट में वो लिखता क्या है, देयर इज़ नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉसेस। पर जो लॉर्ड मैन्सफील्ड होते हैं वो बोलते हैं कैसे मॉसेस की पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, मॉसेस की पर्सनल लायबिलिटी है। कब पर्सनल लायबिलिटी हो सकती है, जब जो इंडोर्समेंट किया है वो रीबैक आ गया, वापस आ गया तब उसकी पर्सनल लायबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। तो मॉसेस विल बी लायबल फॉर द पर्सनल लायबिलिटी। और उन्होंने एक और बात कही, मॉसेस इज़ ऑल्सो अलाउड टू रिकवर बैक हिज मनी फ्रॉम मैकफार्लैन। और अगर चाहे तो मॉसेस भी अपना मनी जो है वो रिकवर बैक कर सकता है मैकफार्लैन से एंड रिटेन इट विथ सेफ कॉन्साइंस, अच्छे कॉन्साइन से। तो मेन मोटो था लॉर्ड मैन्सफील्ड का कि किसी को भी लॉ एंड जस्टिस जब भी प्रिवेल कर रहा है कहीं भी तो वहाँ पे अनजस्टमेंट ऑफ एनीथिंग होना ही नहीं चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज़ टू प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट, इज़ टू प्रिवेंट द एनीथिंग हैपनिंग जो कि गलत हो। फिर आते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड इन फैक्ट। जो आपका मॉसेस वर्सेस मैकफार्लैन है, ये इंपॉर्टेंट केस है, 1760 में डिसाइड हुआ था। फिर आते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड इन फैक्ट ये जो थ्योरी है ये वहाँ होता है जहाँ पे कोई रिटन अग्रीमेंट होता है, उसको हम इम्प्लाइड इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो एक रिटन नहीं होता है। सपोजेटली अगर हम बस पे चढ़ गए और कंडक्टर हमारे पास आया तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन ही यही चीज़ बोलता है कि आपको उस वहाँ की सीट के लिए पैसा देना ही पड़ेगा और तब वो जाके एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो बेसिकली दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इम्प्लाइड इन फैक्ट में रिटन स्टेटमेंट होता है, अग्रीमेंट होता है, क्वाज़ाई में ऐसा नहीं होता है। फिर होता है प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखें अगर तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ जो कॉमन लॉ में, अपने कॉमन लॉ में क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड है, पर ऐसे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 5 में इसके रेफरेंस से 5 सेक्शन दिए गए हैं, पर कहीं स्पेसिफिकली क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड नहीं है। इन्होंने बोला है कि ऑफ सर्टन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। सर्टन रिलेशंस जो होते हैं विच आर बीन फॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम यहाँ पे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट जो आता है आपका सेक्शन 68 ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। सप्लाई ऑफ नेसेसरी क्या होता है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। कोई भी पर्सन जो कि इनकेपेबल है उसको अगर हम कोई नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं तो हम चाहे तो उसे क्लेम कर सकते हैं। सपोज करते हैं इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कौन होता है, द वन हु इज़ माइनर, द वन हु इज़ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और द वन हु इज़ लेनाटिक। ये जो लोग होते हैं इनकेपेबल ऑफ फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर कोई पर्सन सपोज ए है, वो बी को बिकॉज बी लेनाटिक है उसको सप्लाई कर रहा है नेसेसिटी क्या, जो कि नॉर्मल लिविंग के लिए यूज़ होती है, तो वो चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है।
फिर 69 इज रीइम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। अब यहाँ पे 3 इसके प्रिंसिपल्स है। रीइम्बर्समेंट क्या होता है? रीइम्बर्समेंट होता है जब कोई किसी से रीपे लेता है, कोई किसी के बिहाफ में दे दिया और बाद में उससे वो पैसा वापस ले रहा है, तो रीइम्बर्समेंट होता है। इसमें क्या है? पेयर मस्ट बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। जो पेयर है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए इन मेकिंग द पेमेंट, और जो ये पेमेंट होगा लीगली रिकग्नाइज होना चाहिए पेमेंट, एंड ऑनेस्ट बिलीव दैट ही हैज़ एन इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट। ऑनेस्ट बिलीव क्या है? कि उसका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का। फिर बट शुड नॉट बाउंड टू पे, एंड थर्ड इज डिफेंडेंट शुड बी अंडर द लीगल कंपल्शन टू पे। ये 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। बेयर एक्ट का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि सपोज करते हैं एक अगर ए और बी है, बी का एक लैंड है, एक जगह जो कि ए को वो लीज पे दिया है और ए ज़मींदार है। ए हर मंथ गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है लैंड का, पर 2-3 महीने से वो लैंड का रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब वो लैंड का रेवेन्यू नहीं दे रहा है तो गवर्नमेंट अब जा रही है, क्योंकि रेवेन्यू ओवर ड्यू हो गया है जो कि 3-4 महीने से नहीं दे रहा है, तो अब गवर्नमेंट उसका लैंड सेल करने की बात कर रही है यहाँ पे। अब क्योंकि वो बी का लैंड था, उसको ने लीज पे ए को दिया, अब बी जाके वो जो ड्यू अमाउंट है उसको पे करता है। तो सबसे पहले बी पे कर रहा है, तो पेयर मस्ट बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग पेमेंट। पेयर क्या हुआ? इंटरेस्टेड है। कैसे इंटरेस्टेड है? लीगली रिकॉग्नाइज्ड भी है, दूसरा ऑनेस्ट बिलीफ है क्योंकि उसका लैंड उसको प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड, बट शॉट नॉट बाउंड टू पे। बी चाहे तो वो पे ना करे क्योंकि वो बाउंड नहीं है, पे तो ए को करना था क्योंकि उसको लीज पे दिया था, पर यहाँ पे उसका खुद का इंटरेस्ट आ रहा है कि उसको लैंड बचाना है बेचने से, जो गवर्नमेंट सेल कर देगी। तो यहाँ पे उसका खुद का इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसलिए वो बाउंड नहीं है पे करने के लिए, पर वो इंटरेस्ट है इसीलिए वो पे कर रहा है। फिर डिफेंडेंट शुड बी अंडर लीगल कंपल्शन टू पे। और जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट कौन है? ए। वो एक लीगल कंपल्शन में, क्योंकि ज़मींदार है, उसको लैंड लीज पे दिया गया था तो उसको पे करना था, पर पे कौन कर रहा है? बी पे कर रहा है क्योंकि लैंड किसका है? उसका है। तो अब यहाँ पे बी चाहे तो वो ए से रीइम्बर्समेंट ऑफ मनी कर सकता है, वापस उससे ले सकता है कि उसने पेमेंट किया था, उसको करना चाहिए था, पर पेमेंट किसने किया? बी में नहीं किया, उसको अपना लैंड बचाना था। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। ए, बी और सी 3 लोग होते हैं, ए और सी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे, मतलब ए और सी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि पेमेंट ऑफ सर्टेन थिंग्स। सी बोला कि मैं नहीं दूंगा इसको क्योंकि मुझे डाउट है कि ये वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जो बी आया बीच में, बी ने बोला ठीक है, अगर ये वापस नहीं देता है पैसा तो मैं तुम्हें उसके बिहाफ में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो बी है वो बाउंड नहीं है, पर क्योंकि इंटरेस्टेड है, उसने बोला, ये लीगली रिकॉग्नाइज था, तो इसलिए उसको देना पड़ेगा। और जब उसने दे दिया, वो चाहे तो उसे रीइम्बर्स्ड भी वापस से कर सकता है। ये केस आता है गोविंद राम गोवर्धन दास वर्सेस स्टेट ऑफ गोंडल। इसमें क्या रहता है, एक महाराजा रहते हैं, वो सर्टेन मिल्स, कुछ उनकी मिल्स रहती है, उसको सेल कर देते हैं। उस जो मिल्स रहती है उसको सेल करने के पहले उन्होंने उसका जो टैक्स है वो पूरा म्यूनिसिपल टैक्सेस पे नहीं किए रहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो म्यूनिसिपल टैक्स नहीं पे करते हैं तो सेल कर देते हैं, फिर उसके बाद जिसके पास वो मिल्स जाती है सेल होने के बाद, उस इंसान को पे करना पड़ रहा है, बाउंड हो जाता है, बार बार उसके पास नोटिस आ रहा है। तो अब वो इनको महाराजा को स्यू करता है फॉर द पेमेंट ऑफ दैट ओवर ड्यू टैक्सेस, जो कि महाराजा के टाइम के थे। तो डिफेंडेंट यहाँ पे कौन हुआ? महाराजा हुए, क्योंकि उन्होंने टैक्सेस ओवर ड्यू पेमेंट नहीं की थी और वो बाउंड है इस चीज़ के पेमेंट करने के लिए। अगर उनके बिहाफ में ये जो आपके सेलर है जिनको मिला है मिल्स, वो कर देते हैं तो वो रीइम्बर्स्ड उन महाराजा से कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि वही पेमेंट करेगा जो कि इंटरेस्टेड है, और इंटरेस्टेड कैसे कैसे हुआ, लीगली बाउंड हुआ या फिर उस ऑनेस्ट बिलीफ है कि उसको अपना राइट प्रोटेक्ट करना है उस लैंड से या फिर कोई भी सर्टेन थिंग से। फिर आता है सेक्शन 70, लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। लायबिलिटी कब होती है पे करने की? फॉर नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। ग्रेटिटियस और नॉन ग्रेटिटियस सेक्शन 70 में दिया है। ग्रेटिटियस इज़ वो जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच फॉर्म हुआ बाय
emergence of fiduciary relationship and by affection और by love, तो वहाँ पे gratuitous contract होता है, कोई consideration नहीं होता है. नॉन ग्रेटिटियस क्या होता है? जहाँ पे कंसिडरेशन फॉर्म होता है. नॉन ग्रेटिटियस की सेक्शन 70 बात करता है. लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, जहाँ कंसिडरेशन होता है आपको वहाँ पे करना पड़ेगा. इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तीन प्रिंसिपल, 3 इंग्रेडिएंट. अ पर्सन शुड लॉफुली डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन. जो फर्स्ट वाले में 2 फेज आएगा. जो पर्सन है वो लॉफुली किसी के लिए कुछ काम किया है और डिलीवर समथिंग टू हिम, या फिर डिलीवर किया है. इन डूइंग सो ही मस्ट नॉट एक्ट ग्रेटिटियसली. इन डूइंग सो उसने नॉन ग्रेटिटियस, ही मस्ट नॉट एक्ट ग्रेटिटियसली, और पर वो ऐसे ही फालतू में डिलीवर नहीं किया है. वहाँ पे कंसिडरेशन है. नॉन ग्रेटिटियस मीन्स कंसिडरेशन है. द अदर पर्सन मस्ट इन्जॉय द बेनिफिट ऑफ थिंग डिलीवर्ड, और साथ में जो दूसरा पर्सन है जिसको डिलीवर हुआ है सामान, वो इन्जॉय किया है, मतलब उसका पूरा लुत्फ़ उठाया है जो कि चीज़ें उसके पास डिलीवर हुई है. एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है इसमें, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस BK मोंडाल एंड सन्स. इस केस लॉ में क्या हुआ था कि स्टेट ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक मैन्युफैक्चरर कंस्ट्रक्टर को एक कुछ रोड्स, गार्ड रूम, ऑफिसेस, किचन बनाने को बोला. ये पूरा बनने के बाद जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को पूरा सौंपा, तो वो बोले एक्सेप्ट, तो उसके सारे वर्क्स कर लिए, पर बोले कि जो तुमने बनाया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अपना हुआ है, वो सेक्शन 175 क्लॉज 3 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फुलफ़िल नहीं करता है. और 175 क्लॉज 3 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऐसा कुछ नहीं था जो कि उन्होंने ये रखा था सामने. तो जो लॉर्डशिप्स थे उनका कंक्लूजन क्या आया कि आपने उसका सारा वर्क एक्सेप्ट किया, पहली चीज़, जो कि तीसरा इंग्रेडिएंट फुलफ़िल हुआ. आप दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि सेक्शन 175 क्लॉज 3 कहता है कुछ भी अगर कॉन्ट्रावीन करता है जो कंडीशन मेंशन्ड है, पर यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी मेंशन ही नहीं थी जिसको वो कॉन्ट्रावीन करे, दूसरा इंग्रेडिएंट फुलफिल हुआ. फिर इन डूइंग सो एक्ट ग्रेटिटियसली. इन डूइंग सो उसने, जो ये आपका मैन्युफैक्चरर है, उसने नॉन ग्रेटिटियस एक्ट किया, कंसिडरेशन की बात हुई थी. तो यहाँ पे तीनों चीज़ फुलफ़िल होती है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उस नॉन ग्रेटिटियस एक्ट के लिए उसको आप पैसा दें और एस्केप ना करें अपनी चीज़ से, अपने लायबिलिटी से. तो था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस BK मोंडल एंड सन्स, इनका था ये केस. पर साथ में एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बियर एक्ट का. सपोज़ जैसे एक ट्रेडमैन है, गलती से अपना जो सामान है वो B के घर भूल गया, डिलीवर समथिंग टू हिम, जैसे ये दिया है फर्स्ट वाले में सेकंड पार्ट, गलती से भूल गया. अब क्या भूला, मानो पिज़्ज़ा भूल गया, अब गलती से भूला. अब B अगर उसको, उस गुड को अपने यूज़ में ले आता है, उसको इन्जॉय करता है, तो अब वो जो ट्रेडमैन है या फिर कोई सामान भूल गया, वो चाहे तो उसको क्लेम कर सकता है, अब आते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71 में. फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. अ पर्सन हु फाइंड्स अ गुड, कोई भी किसी को सामान मिला है जो कि किसी और से बिलोंग करता है, तो उसकी कस्टडी में, वो अपने कस्टडी में रखता है, तो उसकी सेम ऑब्लिगेशन बनती है जो कि एक बेली की बनती है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो बेली की ऑब्लिगेशन होती है, फॉर एग्जांपल अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ दैट गुड, वो नहीं करना है, उसको सेल नहीं करना है, आपको एफर्ट लेना है उसको, उस ओनर को ढूंढने के लिए, तो ये सब उसके ऑब्लिगेशंस और भी बनती हैं. तो वही ऑब्लिगेशन यहाँ पे फाइंडर ऑफ गुड्स की बनती है. सपोजली एक प्रॉमिसरी चेक हमें मिला है एक लिफाफे में जो कि सड़क वगैरह था, पूरा नोट्स लिखा है किससे वो चेक किसको बिलोंग करता है और किसके बिहाफ में दिया जा रहा है. पर अगर वो पर्सन उस जाके जो लॉफुल अथॉरिटी अप्रोचेबल है उसको जाके वो चेक नहीं देता है और वो अपने अनऑथराइज्ड यूज़ में ले आता है, तो सेक्शन 71 पे एप्लीकेबल हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या बनती है. एज एन बेलमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेली की, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फाइंडर ऑफ गुड्स की बनती है. तो जो बेलमेंट में एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा और पर्सन लायबल होगा अगर वो मिसयूज़ करता है उस चीज़ का. फिर
मिस्टेक और कोवर्जन से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो क्या होता है, जब कोई लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज़ पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन, तो वो जो पर्सन है वो वापस उससे पैसा मांग सकता है क्योंकि वो गलती से या फिर बाय कोवर्जन बना। सपोजिटली मिस्टेक से कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ए और बी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मिस्टेक क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है देयर मस्ट बी अ मीटिंग ऑफ माइंड, सेम इंटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग ऑफ माइंड जो कि नेसेसरी है कि हम सेम चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। ए और बी है, ए ने बोला आई वॉन्ट टू बाय योर लैम्बोर्गिनी कार नहीं, आई वॉन्ट टू बाय योर लैम्बोर्गिनी। बी बोला ओके टुमारो आई विल ब्रिंग दैट लैम्बोर्गिनी विथ मी और मैं तुम्हें दूंगा। ए बोला ठीक है, ए उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया बी को और बी अपनी लैम्बोर्गिनी लेके आ रहा है। जब लैम्बोर्गिनी पहुंची ए के घर में तो ए देखा वो लैम्बोर्गिनी ब्लैक हॉर्स है और ए एक लैम्बोर्गिनी कार को बोल रहा था। अब यहाँ पे बी बोलता है कि नहीं तुमने इसी के लिए बात की थी तो अब तुम मुझे पैसा दे चुके हो और ये ब्लैक हॉर्स मेरा तुम रखो। ए बोलता है कि नहीं ये मिस्टेकनली हुआ था क्योंकि मुझे लगता था कि लैम्बोर्गिनी इज़ अ कार और तुम्हारे पास तो ब्लैक हॉर्स है। तो अब यहाँ पे लाइबिलिटी बी की बनती है कि सारा अमाउंट वो रीपे करे क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है इज़ बाय मिस्टेक। फिर कोवर्जन में फ्री कंसेंट जो हमारे सेक्शन 15 में दिया हुआ है उस वाले कोवर्जन से और ये कोवर्जन बहुत अलग है। ये इन जनरल टर्म कोवर्जन है, इसका मतलब होता है नॉट इन अ एनी अदर थ्रेटनिंग, इट्स अंडर द पीयर प्रेशर। सपोजिटली एक बिजली का बिल आया और उसमें दिया है अगर आज नहीं भरे तो लाइट कट जाएगी और कुछ ओवरड्यू अमाउंट है 600-700, अब उसको तुरंत जाके भर दिया डर से कि बिजली ना कटे क्योंकि पर ओवरड्यू अमाउंट है, इन अ पीयर प्रेशर उसने भर दिया। अब वो जाके उसको लाइबिलिटी क्या है पड़ती है जिसके पास बिल आया है कि वो जाके अपना जो अमाउंट ओवरड्यू था वो वापस ले सके क्योंकि वो गलती से हो सकता है कि ऐसे ही अमाउंट आ गया हो, तो वो कोवर्जन में आ जाएगा। सेक्शन 72 we completed our quasi contract class. So if you like the video, hit the like button, subscribe to our channel, प्रेस द बेल आइकन की जब भी कोई वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर कोई ऐसा कमेंट हो, प्लीज़ कमेंट द कमेंट बॉक्स, इट इज़ मोस्ट वेलकम्ड। एंड लाइक करते रहिए और अगर आप लाइक करेंगे वी विल गेट मोटिवेटेड टू गेट मोर टू मेक मोर वीडियोज़। तो थैंक यू सो मच।